See, strategic human resource management has a very, very important objective to link organizational and human resource strategies. Because if you don't link the strategies of both of them together, the success of organization will not be achieved. मतलब सक्सेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए आपको दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा. आप नीचे देखोगे ना, यहाँ पे लिखा देखो लिखा हुआ है HRM हैज नाउ मूव्ड फ्रॉम बैक रूम टू बोर्ड रूम. मीन्स अपने एम्प्लॉयज को भी साथ में लेके चलना है. आप पहले एम्प्लॉयज के लिए क्या सोचा जाता था, मतलब आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते हो, आप आइडिया नहीं दे सकते हो, सो यू शुड बी इन द बैक रूम. बट नाउ दे हैव टेकन टू बोर्ड रूम. दैट मीन्स आप भी इनिशिएटिव्स लीजिए, आप भी आइडियाज बताइए, है ना. तो एम्प्लॉयज को भी अपने को साथ में लेके चलना है, सो दैट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज जो है, प्लान्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उनकी आइडिया उनको भी हो. बिकॉज दे आर द रियल मैन हु आर गोइंग टू वर्क. एक्चुअली तो वो काम कर रहे हैं ना, हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हमको पता है. तो जब तक उनको पता नहीं होगी तब तक वो मार्केटिंग कैसे करेंगे, बेचेंगे कैसे. आ रहा है समझ में. सो इसीलिए ये लाइन यूज की गई है, HRM हैज नाउ मूव फ्रॉम बैक रूम टू बोर्ड रूम. ठीक है ना. अभी देखो, ये जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, वो ये इसके बारे में है कि हमको सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है HRM का, दैट टू लिंक द ऑर्गेनाइजेशनल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रैटेजीज टुगेदर. अभी देखो, ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू स्टे इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड टू हैव मोर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर. अब उनको कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी रहना है, ठीक है, प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए. तो आपकी जो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ना, स्कीम्स, डिस्काउंट्स की स्कीम्स या कस्टमर को अट्रैक्ट करने की स्कीम्स कुछ अलग होनी चाहिए, तब तो कस्टमर आपके पास आएगा. तो जो वो प्रोडक्ट बनाना है जो डिफरेंट हो, वो प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, और वो प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर के पॉकेट में हो, मतलब बजट में हो. सो HRM हैज अ क्रिटिकल रोल टू प्ले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दीज स्ट्रैटेजीज. तो जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज आप बनाते हो, HRM प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्यों? क्योंकि ये सब कुछ ये कौन करने वाला है, आपके खुद के एम्प्लॉयज, कंपनी के आपके लेबर्स. सो they should be trained, they should have the knowledge of the strategies, how to follow the strategies. और कम कॉस्ट में. अब हमको ग्रेटर बेनिफिट्स चाहिए कम कॉस्ट में, ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है. द फोकस इज ऑन प्रोवाइडिंग ग्रेट वैल्यू एट द लो कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, बैंक अगर आपको प्रोवाइड कर रही है जीरो अकाउंट, ये देखो नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जीरो अकाउंट फैसिलिटी, जीरो अकाउंट बैलेंस की. और इंश्योरेंस अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है बहुत अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी बट एट अ वेरी लो प्रीमियम, तो उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज को स्किलफुल बनाना पड़ेगा. उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज को नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा कि कैसे ये पॉलिसी बेचनी है, क्या लोगों को बताना है, क्या मार्केटिंग करनी है. मतलब उनके अंदर स्किल्स भरने हैं, उनके उनको ऐसी ट्रेनिंग देनी है सो दैट दे गेट वर्सेटाइल स्किल्स, so that they are equipped with so many skills, so that the company grows. समझ में आ रहा है. क्योंकि अल्टीमेटली जो जो फील्ड पे जाते हैं, जो मार्केट में जाकर काम करते हैं, वो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं. ठीक है. इन अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, अगर आप अलग अलग कुछ एक अलग प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हो, कुछ ऐसी आपकी स्ट्रैटेजी है, द फोकस इज ऑन प्रोवाइडिंग सेम प्रोडक्ट और सर्विस विद सम यूनिक फीचर्स. मतलब आईफोन तो है, पर वो किससे अलग, वो सारे फोन से अलग कैसे है. तो आपको कुछ तो यूनिक फीचर्स देने पड़ेंगे ना. जो मार्केट में क्राउडफुल प्रोडक्ट्स पड़े हैं, भरे हुए प्रोडक्ट्स पड़े हैं, उनमें से अलग कुछ निकाल के आपको लोगों को देना पड़ेगा. ओनली देन पीपल विल कम एंड बाय योर प्रोडक्ट. हाँ, कुछ तो एडवांसिव होना चाहिए, कुछ तो एडवांस्ड आपको देना पड़ेगा ना प्रोडक्ट में. तो उसके लिए आप अपने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हो, कैसे ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट में मुझे यूनिक फीचर्स चाहिए, कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है, ठीक है, और क्या स्किल्स होने चाहिए एक एक एम्प्लॉय को मार्केटिंग करने के लिए, है ना. तो मतलब मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ मार्केटिंग का, बट लेबरर को भी तो नॉलेज चाहिए, मशीन कैसे चलानी है, चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, उसकी टेक्निक उसको भी तो पता होनी चाहिए. सो until and unless you involve them, how will they do. प्रैक्टिकली करने के लिए जब उनको जानकारी होगी तब तो वो करेंगे. ठीक है. अभी जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आप नीचे देख रहे होंगे, इंडसइंड बैंक.
इंडसइंड बैंक ने ड्यूओ कार्ड निकाला है अभी अभी रिसेंटली। ड्यूओ कार्ड में क्या होता है, इंडिया फर्स्ट डेबिट कम क्रेडिट कार्ड। मतलब ये डेबिट कार्ड के जैसे काम भी करेगा, क्रेडिट कार्ड के जैसे काम भी करेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इंडसइंड बैंक हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ ड्यूओ कार्ड दैट कंबाइंस अ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड टुगेदर। मतलब इसमें डेबिट कार्ड के फीचर्स भी हैं, क्रेडिट कार्ड के फीचर्स भी हैं। इन सच अ सिचुएशन द रोल ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, अब एचआर डिपार्टमेंट का क्या काम है इसमें, है ना, बिल्कुल है। देखो ये कंपनी का प्रोडक्ट है, हम क्या पढ़ रहे हैं, लिंक करो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज को ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रैटेजीज के साथ। तो ये तो कंपनी का स्ट्रैटेजी है ना, ये प्रोडक्ट डीओ प्रोडक्ट जो है, ये जो डेबिट कम क्रेडिट कार्ड है, ये तो कंपनी की स्ट्रैटेजी है। पर इसमें एचआर डिपार्टमेंट का क्या रोल है, क्या रोल होगा, अपने एम्प्लॉयज को इनोवेट क्रिएटिव बनाना, अपने अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करना, सो दैट वो सिस्टम में इन्वॉल्व हो और इस प्रोडक्ट को, इसके सारे प्रोडक्ट की सारी फीचर्स के बारे में जानकारी ले। जब तक एक एम्प्लॉय को ही पता नहीं होगा, सपोज एक सेल्स एजेंट है, अगर उसको ही फीचर्स के बारे में नहीं पता होगा इस क्रेडिट और कम डेबिट कार्ड के लिए, तो वो लोगों को मार्केटिंग कैसे करेगा। सो एम्प्लॉयज को आपको एनकरेज करना है टू कम फॉरवर्ड, टू हैव सम नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, टू नो अबाउट इट डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, सो दैट हमारे एम्प्लॉयज भी तो मार्केटिंग करेंगे ना, वो खरीदेंगे, वो खुद भी खरीदेंगे तो उनके घर वाले खरीदेंगे, उनके रिलेटिव्स खरीदेंगे, उनके फ्रेंड्स खरीदेंगे। So this is the role that has to be performed by HR department. They need to motivate employees. They need to involve their employees. Basically, मतलब उससे क्या हो जाएगा ना, दोनों की स्ट्रैटेजीज कंबाइन हो जाएंगी। आया समझ में। Yes, ma'am. देखो आईसीआईसीआई ने अभी न्यूली एक इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड बनाया है विथ बटन्स। मतलब उस पे बटन है, यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट एंड वो ट्रांजैक्शन आपको मशीन पे दिखाएगा एंड देन यू नीड टू गो फॉरवर्ड। ठीक है, बहुत सारे ऐसे उसमें रिवॉर्ड सिस्टम्स हैं, क्रेडिट पॉइंट्स मिलती हैं और ईएमआई के ऑप्शंस भी हैं इस क्रेडिट कार्ड में। एक बटन क्लिक करके आपको ऑप्शन दिख सकते हैं। तो अभी ये हाल ही में, मतलब वेरी रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक हैज इनोवेटेड दैट। ठीक है, ओके, सो लास्ट पॉइंट ऑफ अवर चैप्टर, globalization and human resource management. How globalization is related to this department, HR department? Yes, definitely it is related, because every company is now because our India has now become globalized। तो जो भी कंपनी है उनको ग्लोबल कंपटीशन फेस करनी पड़ती है ना। ठीक है, तो क्योंकि वो ग्लोबल कंपनीज भी हैं, जो बाहर की कंपनीज है वो इंडिया में आती हैं, देयरफॉर इंडिया की जो कंपनीज है उनको लार्ज ह्यूज कंपटीशन मिलता है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में। तो आपको जो कंपटीशन है ना, वो छोटे लेवल पे नहीं होता है, कंपटीशन एट अ ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं, तो एचआर डिपार्टमेंट को मैनेज करना पड़ता है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। ओके, सो फर्स्ट इज, देखो मैनेजर का जॉब कैसे चेंज हो रहा है रिसेंट टाइम्स में, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज इट हैज़ अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन द पीपल ऑफ द बिजनेस। अभी देखो एग्जाम्पल, फॉरेन असाइनमेंट्स। अगर आप फॉरेन असाइनमेंट्स लेते हो, मतलब जो फॉरेन डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं आपकी कंपनी में, डिविजन्स में, डिपार्टमेंट्स में आके काम करते हैं, तो जो आपके खुद के एम्प्लॉयज है ना, वो उनको देखकर कभी डीमोटिवेट भी हो सकते हैं, कभी मोटिवेट भी हो सकते हैं। उनका एटीट्यूड उनको देखकर चेंज भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है। उनके एस्पायरेशंस चेंज हो सकते हैं, डिजायर्स, एस्पायरेशंस मींस गोल्स, फ्यूचर गोल्स। देखो, अगर कुछ जो भी हमारी कंपनी में हो रहा है ना, उसका इम्पैक्ट हमारे एम्प्लॉयज पे पड़ता है। सो फॉरेन जितनी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मैं जितने ज़्यादा फॉरेन असाइनमेंट लेती हूँ, उसका इम्पैक्ट मेरे एम्प्लॉयज पे पड़ता है। उनके एटीट्यूड पे, उनके नीड्स एंड वांट्स अलग हो जाते हैं, एस्पिरेशंस अलग हो जाते हैं, उनके गोल्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जो जैसा एम्प्लॉय घर पे होता है ना, वैसा एम्प्लॉय कभी ऑफिस में नहीं होता है। ही हैज़ अ चेंज्ड बिहेवियर इन द ऑफिस। हम जैसे घर पे रहते हैं वैसे हम अपने वर्क प्लेस पे नहीं रह सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब फॉरेन असाइनमेंट्स यानी कि अगर दूसरी कंट्रीज के साथ आपका ज़्यादा कनेक्शन है, तो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। ठीक है, सो रोल ऑफ मैनेजर इज टू सी वेदर मेरे एम्प्लॉयज के नीड्स, एटीट्यूड, एस्पायरेशंस, मतलब
जो जो दूसरे एम्प्लॉयज़, जो दूसरे कंट्री के एम्प्लॉयज़ हैं आके इधर जब काम करते हैं, सो उनके साथ वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जब तक नहीं करेंगे तो कंपनी चलेगी कैसे? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट इज वर्किंग विद कल्चरली डिफरेंट पीपल। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ मुझे अपने अपने मेरे कल्चर के लोगों के साथ काम करना है, बिल्कुल नहीं। अब बॉस हो सकता है मे बी क्रिश्चियन एंड आई एम हिंदू, सो दैट इज ओके। आई मीन आई विल हैव टू बी अडेप्टेबल। मतलब मुझे इतना अडेप्टेबल होना चाहिए कि मैं कोई भी कल्चर का, कल्चरल बैकग्राउंड का, रिलीजियस कोई भी रिलीजन को फॉलो करने वाला पर्सन है, बट आई नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल। वो मेरी कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करते हैं। एचआर मैनेजर हैज़ टू सी वेदर एम्प्लॉयज आर वर्किंग विद कल्चरली डिफरेंट पीपल, whether they are communicating politely, whether they are putting their ideas and जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो कन्फ्रंटली आकर आगे आकर वो बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। वो ये तो नहीं सोच रहे हैं वो सामने वाला उसके उसके कल्चर के हिसाब से ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा। समझ आ रहे हैं? वो मेरा एम्प्लॉयर को खराब तो नहीं लगेगा। ठीक है। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब एचआर मैनेजर को अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ उनके साथ बैठकर काम करना पड़ता है। ठीक है ना? तो इट्स ऑल्सो अ बिग चैलेंज। हैंडलिंग द बैकफ्लैश ऑफ एंटी कैपिटलिज्म। एंटी कैपिटलिज्म, देखो कैपिटलिज्म है ना, तीन चीज़ों को फोकस करता है। पहली बात तो ये समझ लो, कैपिटलिज्म तीन चीज़ों को फोकस करता है। आपकी कंपनी में एफिशिएंसी, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एफिशिएंट हो, ग्रोथ हो मेरी कंपनी की और एम्प्लॉयज़ की, एंड प्रॉफिट्स। ये है मेरा कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म किसको फोकस करता है? तीन चीज़ों पे। एंटी कैपिटलिज्म मतलब सिर्फ इन तीन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सेंसिटिव होना है। अपने प्रॉफिट्स, अपने ग्रोथ और अपनी एफिशिएंसी पे सिर्फ नहीं ध्यान देकर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को साथ में लेके चलना है, so that they are also involved. They should also feel that we are a part of this company. We are family. आ रहा है समझ में? देखो नीचे लिखा भी हुआ है ना, अ बैलेंस बिटवीन, टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी साथ में लेना है, एंड वैल्यूज ऑफ द पीपल दे आर वर्किंग विद, मतलब उनकी वैल्यूज, उनके कल्चर्स, उनके रिलीजन्स को या उनके जो आइडियाज हैं उनको हर्ट नहीं करके आप अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो। ठीक है ना? प्रॉब्लम ऑफ आउटसोर्सिंग एंड लो कॉस्ट लेबर। अभी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप देखो ना ग्लोबलाइजेशन हो गई है। अब अलग अलग कंट्रीज, अभी आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज एडवांस्ड भी हैं, डेवलप्ड हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत है, जैसे चाइना, यूएस एक्सेट्रा। ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज को कॉम्पीट करने के लिए जो मेरे पास लेबर है, अगर मैं आउटसोर्स करती हूँ अपना लेबर, आउटसोर्स मतलब किसी बाहर से अपना लेबर मंगाती हूँ, तो मुझे महंगा तो नहीं पड़ेगा? अच्छा, अपना लेबर अगर मैं बाहर भेज रही हूँ तो 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 ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा नुकसान हो रहा है, मतलब मुझे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है और मेरे पास बचा तो कुछ नहीं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है दैट एचआर मैनेजर हैज़ टू गो थ्रू, हैज़ टू सॉल्व, हैज़ टू सी वेदर मेरा जो आउटसोर्सिंग है वो लो कॉस्ट पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। द डेंजर ऑफ टेररिज्म, अभी देखो 2011 एंड 2009 में टेररिज्म अटैक्स हुए थे, तो ये भी तो एचआर मैनेजर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कट जब जब बिजनेस के ऊपर कट डाउन आ गया था। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, तो आपको अपनी अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए ग्लोबलाइज करना पड़ता है। सिर्फ आप यहाँ पर ही प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करोगे, बेचोगे, तो आजकल वो काम चलता नहीं है। मतलब आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपने सोचना है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरा ये प्रोडक्ट कैसे चले। आज वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है। मेरी सोसाइटी में प्रोडक्ट चले, मेरा ब्रांड चले, आज वो नहीं है। मेरी कंट्री में चले, वो नहीं है। स्टेट में चले, वो नहीं। आज मेरा प्रोडक्ट पूरे कंट्री में कैसे चले? तो लेकिन उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करना होता है, एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजना होता है। बट ये टेररिज्म अटैक्स इतने बढ़ रहे हैं आजकल कि आप, मतलब एक मैनेजर को ये भी रियल चैलेंज है फेस करना कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे बाहर किसी कंट्री में भेजूँ। आ रहा है समझ में? मैं जैसे अभी सबसे बड़ा फ़ियर है पाकिस्तान का, है ना? देखो लिखा भी हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन मैनेजर हू हैज़ टू वर्क इन पाकिस्तान। ओह गॉड! कितना डेंजरस है ये।
एक अमेरिकन मैनेजर को काम करना पड़ रहा है पाकिस्तान में, क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट ही पाकिस्तान में है ना। सो इट्स अ हाई फियर, इट्स अ ह्यूज फियर इन द माइंड्स ऑफ मैनेजर्स कि हम अपने एम्प्लॉयज को कैसे मतलब ऐसे कंट्रीज में भेजें या फिर मतलब ऐसे एक्सपोज करें जहाँ पर टेररिज्म अटैक्स ज़्यादा होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी तो आजकल तो आप देखोगे कैसे भी जो टेररिस्ट हैं वो कैसे भी जाकर कैसे भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं लोगों की, ठीक है, मतलब टेररिस्ट अटैक होते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज दैट एचआर डिपार्टमेंट हैज टू फेस बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो हम वही पढ़ रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से व्हाट इज द इफेक्ट on HR department. Okay, what all challenges HR department has to face on just because our country has become globalized. Globalization की वजह से कितने effects आते हैं HR department. Is it now clear? Everything? See, Yes, our ma'am. chapter is over. ठीक है, मैंने बोला ना है इजी, हमारा एचआरएम सब्जेक्ट बहुत इजी है, बट यू नीड टू एक्चुअली टेक गो थ्रू। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप सीधा एग्जाम के दिन पे उठा सको, बट यू नीड टू लिसन टू लेक्चर्स, यू नीड टू जस्ट रिवाइज एटलीस्ट वंस एंड योर पिक्चर विल बी क्लियर देन। ठीक है, टू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज अवर चैप्टर, तो उतना तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा ना। इट इज़ नॉट दैट इजी कि आप सीधा एग्जाम के दिन पे उठा सको। So I hope it's very clear. Any doubts? Yes? No, ma'am. Yeah, okay.